नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल 101 में। मेरा नाम है संदीप जानी। कैसे हैं आप सभी लोग? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स की। सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना हम आज से शुरू करने वाले। अगर आपके सिलेबस के अंदर सॉइल मैकेनिक्स मेंशन्ड है, सो दिस इज डेफिनेटली फॉर यू। दोस्तों, बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स की। तो सॉइल मैकेनिक्स का हमारा ये पहला सेशन है। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। बात करते हैं दोस्तों इस सब्जेक्ट की। तो सॉइल मैकेनिक्स को हम यहां पर रिवाइज करेंगे, जो भी हम अब तक पढ़ चुके हैं या फिर अगर आप अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, दोनों के लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगा। सॉइल मैकेनिक्स को बिल्कुल बेसिक से और एग्जाम में क्या क्या चीजें हमसे पूछी जाती हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। ओवरऑल स्केड्यूल हमारा क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। सिविल 101 के ऊपर जो सब्जेक्ट हमारा चल रहा होगा, इसी का मंडे टू फ्राइडे 9 AM सिविल 101 पर हमारा सेशन होगा। और इसी का प्रैक्टिस सेशन जो है वो शाम को होगा हमारी स्पेशल क्लास के अंदर, जो कि 8 PM वाली स्पेशल क्लास होगी। उसके अंदर 4 PM के ऊपर प्लेनेट गेट चैनल है, उसके ऊपर दोस्तों गेट के क्वेश्चंस करेंगे हम। 20 to 30 क्वेश्चंस वेरी करेंगे। 4 बजे ये क्लास हुआ करेगी, तो इसके अंदर गेट के क्वेश्चंस जो है पर्टिकुलरली हम इस चैनल के ऊपर करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अनअकैडमी की प्लस क्लास के ऊपर आज शुरू होने वाला है। 12 PM पर आज से ये शुरू हो जाएगा नया सब्जेक्ट। अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस की अगर मैं बात करूं, तो अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास शाम को 8 बजे और 9 बजे होगी। 8 PM वाले सेशन के अंदर जो हम सुबह पढ़ते हैं सिविल 101, वही हम पढ़ेंगे। और दिन में आपको टाइम मिलेगा रिवाइज करने का, नोट्स बनाने का, और शाम के सेशन के अंदर आप इससे रिलेटेड और एडिशनल क्वेश्चंस जो हैं वो क्लास में ही प्रैक्टिस कर पाएंगे। कहां कहां पे आपको प्रॉब्लम आती है वो भी आप एनालाइज कर पाएंगे। शाम को 9 बजे की स्पेशल क्लास के अंदर हम मिक्स्ड एमसीक्यूज जैसे सेशन और कुछ और एडिशनल टॉपिक अगर हमें कवर करना है, तो वो हम दोस्तों डिस्कस किया करेंगे। तो ये अनअकैडमी की स्पेशल क्लास है, जिसके अंदर आपको लाइव सेशंस जो हैं ये देखने को मिलेंगे। आप अभी भी बता दीजिए, अगर सॉइल मैकेनिक्स नहीं पढ़ना है तो इस सेशन को एंड कर देते हैं और फिर उसके बाद नया सब्जेक्ट जो आप सजेस्ट करेंगे वो शुरू कर देंगे। अब मोस्ट ऑफ द टाइम होता यही है कि जो आप बताते हैं वही सब्जेक्ट शुरू होता है। जब सॉइल की मैराथन हुई तो बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि सॉइल हमें पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है। उसके बाद ये सेशन स्टार्ट किया गया था। चलिए, एक बार जल्दी से बता दीजिए, फिर उसी अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए, लेट अस बिगिन। लेट स्टार्ट। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम अगर अनअकैडमी की क्लासेस की बात करें, तो मैंने आपको ओवरऑल शेड्यूल बता दिया कि हमारे यूट्यूब पर सेशन कब से कब है। और उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये प्लस सेशन पर शुरू हो रहा है। अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस शाम को 8 बजे और शाम को 9 बजे हुआ करेंगी। इनके अंदर डेडिकेटेडली रिग्रेस प्रैक्टिस होगी, जो भी हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड। 9 बजे वाले सेशन के अंदर मिक्स्ड एमसीक्यूज जो है होंगे। अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर पढ़ना चाहते हैं, तो जो भी प्राइस हाइक है वो एक्सटेंड हो गया है। 7 अप्रैल तक प्राइस हाइक जो है वो नहीं होगा। तो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर पढ़ना चाहते हैं, नाउ इज द राइट टाइम। आप अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल करने के बाद वहां पर अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिए कि आप गेट टीएससी या एसएससी जेई स्टेट एई के लिए पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है और कोड आपको यूज करना है संदीप 11।
एसएससी जेई स्टेट ए कैटेगरी के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है ये शुरू हो रहा है। ये एसएससी जेई एंड स्टेट ए कैटेगरी के अंदर अनअकैडमी प्लस पर शुरू हो रहा है। तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, नीचे आएगा ऐड रेफरल कोड संदीप 11 आप उसमें यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी के कम्युनिटी फीचर को भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो इसीलिए आप इंश्योर करिएगा कि एजुकेटर की जो प्रोफाइल है उसको आप फॉलो कर लें, जिससे कि जो भी कम्युनिटी पे पोस्ट होता है अनअकैडमी की ऐप के ऊपर वो भी आपको इंस्टेंटली वहां पर मिल जाए। अनअकैडमी की किसी वीडियो के अंदर आपको अगर कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखता है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ होगा। फटाफट से बात करते हैं दोस्तों सॉइल मैकेनिक्स की, कि सॉइल है क्या और क्यों हम इसे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। सॉइल की अगर हम बात करें तो दोस्तों सॉइल जो है वो बेसिकली रॉक्स का डिसइंटीग्रेटेड पोर्शन होता है। रॉक्स जो हैं जब वो छोटे छोटे पोर्शन में टूट जाती हैं तब हम उसे क्या बोल देते हैं कि वो सॉइल फॉर्म हो गई है। तो सॉइल जो है जब उसके साथ एक तो होगा इनऑर्गेनिक कंटेंट, यानी कि जो भी हम कह रहे हैं कि रॉक वाला जो पार्ट हो गया या फिर जो कंकर पत्थर टाइप्स का जो पार्ट हो गया वो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंटेंट हो गया। अगर सॉइल के साथ साथ में ऑर्गेनिक कंटेंट भी मिक्स हो जाता है या फिर यूं कहिए आप कि सॉइल के अंदर वेजिटेशंस या फिर डेड एंड डिकेड एनिमल जो है उनका पार्ट भी अगर कवर हो जाता है तब हम उसे बोल देते हैं कि वो सॉइल कैसी सॉइल है, वो ऑर्गेनिक सॉइल हो जाती है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कि पूरी हमारी जो सॉइल है वो फॉर्म हो रही है और उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ा करेंगे। सॉइल मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो ये ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर फोर्सेस लगा रहे हैं, किसके ऊपर, सॉइल के ऊपर लगा रहे हैं। सॉइल के ऊपर फोर्सेस किस कारण से लगेंगे, जो भी स्ट्रक्चर्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे वो स्ट्रक्चर्स कहां पर रेस्ट करते हैं, उनकी फाउंडेशन कहां रेस्ट कर रही है, उनकी फाउंडेशन रेस्ट कर रही है सॉइल के ऊपर ही। तो इसीलिए सॉइल को पढ़ना जरूरी है कि जो भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट होगा क्या उस स्ट्रक्चर के लोड को वो सॉइल अच्छे से बियर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और आगे फर्दर उस लोड को ट्रांसफर कर पा रही है या नहीं, कितना उसके अंदर सेटलमेंट आ रहा है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। अब दो छोटी छोटी टर्म्स आती हैं हमारे पास, एक आता है सॉइल इंजीनियरिंग और दूसरा आता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इन दोनों में वैसे जो हम पढ़ते हैं उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर हम बिल्कुल एकदम डेफिनेशन बेस्ड पे जाएं तो सॉइल इंजीनियरिंग जो है इसके अंदर हम बात करते हैं सॉइल की मैकेनिक्स की, यानी कि फोर्स लगाएंगे सॉइल के ऊपर तब क्या होगा, सॉइल की जियोलॉजी के बारे में भी, किस टाइप की सॉइल है या फिर कहां पर ये फॉर्म हो रही है, कैसे फॉर्म हो रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो सकती है, सॉइल डायनेमिक्स हो सकता है इससे रिलेटेड, और जो भी सॉइल से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उनके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। जबकि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग थोड़ा और वास्ट हो जाता है, जिसके अंदर हम बात कर लेते हैं रॉक्स की भी या रॉक्स के मैकेनिक्स की भी बात करते हैं। सॉइल इंजीनियरिंग इसी का एक पार्ट आ जाता है, रॉक इंजीनियरिंग आ जाती है इसके अंदर। तो हम जो पढ़ते हैं सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बेसिकली सॉइल इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते हैं, जो कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। अब सॉइल मैकेनिक्स के रोल की अगर हम बात करें, सॉइल मैकेनिक्स के रोल की अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग में, तो जो भी स्ट्रक्चर आप अगर बनाएंगे तो वो स्ट्रक्चर कहां पर रेस्ट करता है, वो स्ट्रक्चर रेस्ट करेगा सॉइल के ऊपर, या फाउंडेशन जो है वो सॉइल पर रेस्ट करती है। नेक्स्ट कि अगर हम बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे भी अगर हम देखें तो सॉइल जो है उसको एक बिल्डिंग मटेरियल या सबसे ज्यादा क्वांटिटी में यूज करने वाला बिल्डिंग मटेरियल भी है ये, तो इसीलिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉइल स्ट्रक्चर और उसकी इंटरेक्शन जो है, अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट करने हैं जहां पर एक तो सबसे सिंपल सबसे बेसिक तो हो ही चुका है कि कोई भी बिल्डिंग बनाएंगे तो वो किसके ऊपर रेस्ट करेगी, सॉइल के ऊपर ही रेस्ट करेगी। दूसरा कि बिल्डिंग मटेरियल की तरह। तीसरा कि जब भी हमें कहीं पर एक्सकेवेशन करना है, कहीं पर हमें अगर मान लीजिए कि हिल रोड थी आपके पास और उस हिल रोड के अराउंड आपको यहाँ पर कोई रोड बनानी है, तो आपको इस सॉइल को, ये जो हिल वाली सॉइल थी इसको रोक के रखना है कि ये सॉइल जो है रोड के ऊपर ना आए। रिटेनिंग वॉल अगर आपको बनानी है तो ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए भी आपको सॉइल के जो फोर्सेस हैं कैसे लगेंगे ये पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सॉइल कैसे बिहेव करेगी वाइब्रेशंस, अर्थक्वेक, इनके रिस्पेक्ट में, तो ये भी हमें देखना होता है। सॉइल मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं, सॉइल मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो सॉइल मैकेनिक्स जो है वो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स किसे कहा जाता है, कार्ल तरजागी को फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है। उन्होंने एक बुक लिखी थी, अब तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है कि कौन सी बुक थी या किससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एडबॉर्न मैकेनिक, इससे रिलेटेड जो है, जो भी सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड उन्होंने स्टडी की या सॉइल के बारे में जो बातें उन्होंने बताई वो उन्होंने इस बुक के अंदर मेंशन की। सो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, हु इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, तो कार्ल तरजागी आपको बताना है। इतना सा क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से रिलेटेड यहां पर पूछता है। अब सॉइल जो है वो कैसे ओरिजिन हुई, थोड़ा सा यहां पर अब ये जो हम सेशंस करने वाले हैं इन सेशंस के अंदर हम स्टिक करेंगे किसके ऊपर,
जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, जो जहां से एग्जाम में सवाल पूछते हैं, जहां पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, हम उनके ऊपर फोकस करेंगे। एक ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में एक अंतर होता है जो आपको अच्छे से समझना होगा। ऑफलाइन क्लास के अंदर आप वर्ड बाय वर्ड लिखते हैं, टीचर ने समझाया, बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऑनलाइन क्लास, क्योंकि आप लोग भी इसी तरीके से ही बैठे होते हो कि कम टाइम में मैक्सिमम चीजें हमें बता दी जाए, और बाद में जो भी नोट्स बनाने हैं वो पीडीएफ से या फिर हम स्क्रीनशॉट से या फिर जैसे भी जो भी आपके ऑलरेडी भी अगर बने हुए हैं तो उनसे आप मैनेज कर लेंगे। तो कम टाइम में ज्यादा चीजें पढ़नी है और इफेक्टिव वे में पढ़नी है, क्योंकि हमारा माइंड एक लिमिटेड टाइम तक कंसंट्रेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों मेरा यहाँ पर फोकस रहेगा। अब एक्चुअल सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स है, 60 70 80 घंटे तक आप लेके जा सकते हैं इसको पढ़ाने के लिए। लेकिन अगर ऑनलाइन में इसी को आप एक्सपेक्ट करें तो बहुत लेंदी हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। तो इसीलिए बिल्कुल एकदम टारगेटेड, एकदम कंसंट्रेटेड स्टडी जो है वो हम यहाँ पर करेंगे। तो ऐसे बिल्कुल याद करने नहीं बैठ जाना है कि हाँ मॉडर्न डिसिप्लिन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स बिगन इन 1925 एंड सो ऑन। सो बस सिंपल पता होना चाहिए, कार्ल तरज़ागी फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड वाटर रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो सॉइल कैसे ओरिजिनेट हुई? रॉक से बनी, रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स अलग होते गए, सॉइल फॉर्म होती गई, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी मिल गया, तो हमने कह दिया कि वो सॉइल के अंदर क्या है, रॉक है। एक तो उसके रॉक के पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स उसके साथ जब मिल गए तब हमने कह दिया कि वो सॉइल फॉर्म हो गई। अब सॉइल फॉर्म होने के दो तरीके हो सकते हैं, एक फिजिकल वेदरिंग, दूसरा केमिकल वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब है कि वो रॉक जो थी वो खराब हो रही है, उसके पार्टिकल्स उससे हट रहे हैं, तो वेदरिंग बोल रहे हैं हम, वेदरिंग हो रही है उसकी। और अब ये जो वेदरिंग होती है, एक हो सकती है फिजिकल वाली, यानी कि बहते हुए पानी के कारण रॉक के पार्टिकल्स अलग हो रहे हैं उससे, या फिर बहती हुई हवा के साथ जो है वो पार्टिकल्स अलग हो रहे हैं। ग्लेशियर्स के अंदर सॉइल थी। अब ग्लेशियर्स का मतलब अगर दिमाग में आता है तो हमें यही आता है कि फ्रोजन वाटर है, या फिर जैसे कि आइस होगी वहां पर। लेकिन ग्लेशियर वाली जो आइस होती है वो इतनी प्योर नहीं होती जितनी आप अपने फ्रीजर में आप जो देखते हैं। ग्लेशियर्स वाली के अंदर सॉइल भी प्रेजेंट रहेगी, वाटर भी प्रेजेंट रहता है। तो अब वो ग्लेशियर जब टूट रहा है, ग्लेशियर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तब वो सॉइल जो है वो उससे डिसइंटीग्रेट हो रही है, या फिर किसी रॉक के अराउंड जो ग्लेशियर फॉर्म है तो वो जब टूटने लग जाता है तो उसके कारण वो सॉइल जो है वो फॉर्म हो जाएगी। तो ये सारे कारण जो है ये फिजिकल रीजन है, यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, बस फिजिकली वो पार्टिकल डिटैच हो रहा है रॉक से, इतनी सी चीज हो रही है। केमिकल वेदरिंग के अंदर कोई ना कोई केमिकल एक्शन होगा। केमिकल एक्शन क्या हो सकता है? एसिड रेन हो गई, केमिकल एक्शन हो सकता है यहां पर। अगर हम बात करें कि वहां पर किसी जो रॉक है उसके अंदर कोई ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, किसी केमिकल के कांटेक्ट में वो आ गया है, यहाँ पर कार्बोनेशन हो सकता है, लीचिंग हो सकता है, जो भी ग्राउंड के अंदर जो भी सॉल्ट्स प्रेजेंट है वाटर के प्रेजेंस में वो रिएक्ट कर सकते हैं। तो उसके कारण वो जो रॉक थी उसके पार्टिकल्स उससे अलग अलग हुए और एक नई फॉर्म करके, यानी कि केमिकल रिएक्शन के बाद नया प्रोडक्ट बन के वो अलग हुए। तो यहां पर उनका केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाता है केमिकल रिएक्शन के कारण। तो फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, दो कारण से रॉक से पार्टिकल्स अलग होंगे, डिसइंटीग्रेट होंगे। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से सॉइल फॉर्म होती है। अब फिजिकल वेदरिंग के अंदर एग्जांपल की बात करें तो विंड से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, वाटर ग्लेशियर्स, ऑल्टरनेट फ्रीजिंग एंड डी फ्रीजिंग। कि अगर किसी रॉक के अंदर कोई मॉइस्चर प्रेजेंट था और जैसे ही टेम्परेचर लो हुआ तो वो फ्रीज कर गया, फ्रीज करने के कारण वॉल्यूम उसका इंक्रीज होता है, जैसे डी फ्रीज करेगा तो वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। तो रॉक के ऊपर एक कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है, कभी वो इंक्रीज हो रहा है कभी रिड्यूस हो रहा है उसका वॉल्यूम, तो इसके कारण वो रॉक जो है वो टूटेगी। सॉइल जो है, इससे जो भी फिजिकल वेदरिंग से सॉइल फॉर्म हुई वो बस उसके पार्टिकल्स अलग हुए हैं, उससे कोई उसका केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई, या केमिकल कॉम्पोजिशन या मिनरल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ है, तो वो सेम रहेगा। सैंड और ग्रेवल जो बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं वो इसका एग्जांपल है। केमिकल वेदरिंग की अगर हम बात करें तो केमिकल वेदरिंग के अंदर क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन हुई तो उसके कारण उसका मिनरल कॉम्पोजिशन चेंज होगा सॉइल का, जो भी पेरेंट रॉक थी उससे जो सॉइल फॉर्म हुई उसका मिनरल कॉम्पोजिशन चेंज होगा। दूसरी बात, केमिकल एक्शंस ऑफ एसिड्स एंड एल्कलीज, वाटर, ग्लेशियर एटसेट्रा, इनके अंदर जो भी रिएक्शंस हुई उनके कारण केमिकल वेदरिंग कहलाते हैं। क्ले और सिल्ट, फाइन ग्रेन पार्टिकल इससे फॉर्म होते हैं, तो ये इसका एग्जांपल है। कुछ सॉइल डिपॉजिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले रेजिडुअल सॉइल किसको बोलते हैं? जो रॉक बनी थी, जो रॉक थी आपके पास और इसी के आसपास ही वो सॉइल डिपॉजिट हो गई, तो ऐसी सॉइल को बोल देते हैं रेजिडुअल डिपॉजिट। जैसे आपसे पूछा जाता है आप रेजिडेंट कहाँ के हैं, आप कहते हैं दिल्ली के, यानी कि आपका बेस लोकेशन क्या है? तो जहां से फॉर्म हुए थे, जहां से रॉक से पार्टिकल्स फॉर्म हुए, सॉइल बनी, वहीं पर अगर है तो रेजिडुअल, अगर वहां से उठ के कहीं और चली गई तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो गई। अब बहते हुए पानी के साथ गई तो एल्यूवियल। अगर लेक्स के बेड के अंदर डिपॉजिटेड है तो लेक्यूस्ट्राइन। अगर समुद्र के या फिर ओशन के अंदर अगर आप देखते हैं तो उसके बेड के ऊपर है तो मरीन डिपॉजिट कहलाता है वो। फिर उसके बाद हवा से अगर ट्रांसपोर्ट हुई,
एओलियन सॉइल कहलाता है। फिर ग्लेशियर्स के थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट हुई तो ग्लेशियल डिपॉजिट कहलाता है। अगर ग्रेविटी के कारण हुई, ग्रेविटी के कारण कैसे, जैसे अगर मान लीजिए यहां पर कोई सॉइल थी, अब वो चाहे लैंड स्लाइडिंग के फॉर्म में कह लीजिए, चाहे आप ये कह लीजिए कि वो ग्रेविटी के कारण पार्टिकल जैसे जैसे इससे अलग हुए वो पार्टिकल ऐसे नीचे आते गए, तो फुट ऑफ द हिल पर आकर वो सॉइल इकट्ठी हो गई। तो ये सॉइल कौन सी होती है, जो ग्रेविटी के कारण ट्रांसपोर्ट हुई, जिसका एग्जांपल है टेलस सॉइल। तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली आपसे ये पूछता है, ये आपको याद रखना है। बेंटोनाइट क्ले और ब्लैक कॉटन सॉइल ऐसी सॉइल्स होती हैं जिसके अंदर एक क्ले मिनरल प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं मोंट मोरिलोनाइट। और मोंट मोरिलोनाइट एक ऐसा क्ले मिनरल है, आगे क्ले मिनरल के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत ज्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज, कि सॉइल को जैसे ही पानी मिला वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम चेंज शो करेगा, बहुत वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जैसे ही पानी उसमें से निकलेगा तो श्रिंकेज हो जाएगा, बहुत ज्यादा वॉल्यूम डिक्रीज भी आ जाएगा यहां पर। अब इन पार्टिकल्स का ये प्रेजेंस जो है, क्ले मिनरल्स का जो प्रेजेंस है, ये बहुत ज्यादा सॉइल की प्रॉपर्टीज को इंपैक्ट करता है। तो उस चैप्टर में भी हम इसके बारे में बात करेंगे। हाई परसेंटेज ऑफ मोंट मोरिलोनाइट होता है, बहुत ज्यादा प्लास्टिक होती है, यानी कि पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है और बहुत ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसकी। हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक ऐश, इसे ड्रिलिंग मड की तरह भी हम इस्तेमाल करते हैं। जब ड्रिलिंग करते हैं तो साथ साथ में बेंटोनाइट क्ले या बेंटोनाइट स्लरी जो है उसका यूज करते हैं, जिससे जो डेब्री है वो भी हम बाहर एक्सट्रैक्ट कर सकें और जो आसपास की सॉइल है वो भी उस ड्रिलिंग वाले पोर्शन के अंदर नीचे ना गिरे। ब्लैक कॉटन सॉइल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी हाई परसेंटेज ऑफ मोंट मोरिलोनाइट, स्वेलिंग और श्रिंकेज बहुत ज्यादा होता है, और बियरिंग कैपेसिटी जो है, यानी कि कितना लोड वो बियर कर सकती है सॉइल, कि वो सेटलमेंट में फेल ना हो, शियर में फेल ना हो, तो ये बियरिंग कैपेसिटी उसकी बहुत कम होती है। केमिकल वेदरिंग ऑफ बसाल्ट से ये फॉर्म होती है। लोम जो होता है वो होता है कि बड़े साइज के भी पार्टिकल हैं उसके अंदर, उस सॉइल के अंदर, और छोटे साइज के भी पार्टिकल हैं। तो गार्डन सॉइल जो होती है, इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर भी हम पढ़ते हैं कि इरिगेशन इंजीनियरिंग में हम बात करते हैं कि जो छोटे साइज की सॉइल होती है या फाइन ग्रेन पार्टिकल्स जो होते हैं जिसमें, उसमें प्रेजेंट होते हैं कैपिलरीज। फाइन ग्रेन पार्टिकल्स वाली जो सॉइल होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। और ये कैपिलरीज के अंदर जो पानी प्रेजेंट होता है वो पानी ही हमेशा अवेलेबल रहता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो फाइन ग्रेन सॉइल जो है वो कैपिलरीज प्रोवाइड कर देती हैं, और कोर्स ग्रेन सॉइल जो है इनके बीच में, क्योंकि खाली जगह जो है, वॉइड्स जो है वो बड़े होते हैं, तो इनके अंदर एयर इजीली आ सकती है, तो ये एरेशन में अच्छी होती है। ये किस में अच्छी होगी, एरेशन में। बड़े साइज के पार्टिकल, छोटे साइज के पार्टिकल्स जो है वो किस में अच्छे होते हैं, कि उनके अंदर कैपिलरी जो है वो अच्छी होती है, और इनके अंदर कैपिलरी वाटर आ जाएगा जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए अवेलेबल होता है हमेशा। ग्रेविटी वाला पानी जो होता है, बड़े वॉइड्स के अंदर जो पानी आता है वो 1 से 2 दिन ही रुकता है, बाद में वहां से बह जाता है। तो फाइन ग्रेन, कोर्स ग्रेन, अगर इन दोनों को मिला दें हम तो ऐसी सॉइल जो है वो सूटेबल हो जाएगी। तो इसे क्या बोल देते हैं, लोमी सॉइल बोल देते हैं। मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, यानी कि बड़े साइज के पार्टिकल सैंड, छोटे साइज के पार्टिकल क्ले और सिल्ट जो है प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, लोमी सॉइल, और इसे गार्डन सॉइल भी हम बोलते हैं। इंड्यूरेटेड क्ले वो क्ले होती है जो कि दबी हुई होती है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर सॉइल की लेयर्स हो सकती हैं, लोड हो सकता है एक, और टेम्परेचर और प्रेशर दोनों जब उसके ऊपर लंबे समय तक लगते हैं तो हम बोल देते हैं कि ये क्ले कैसी हो गई, इंड्यूरेटेड हो गई, बहुत ज्यादा हार्डन हो जाती है वो हाई हीट और प्रेशर के कारण। फिर उसके बाद आती है ऑर्गेनिक क्लेस। ऑर्गेनिक क्ले मतलब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर डेड एंड डिकेड मैटर ऐड हो गया, ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो गया, तो उसे ऑर्गेनिक क्ले बोल देते हैं। तो इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक मैटर दोनों होते हैं तो उसे मक बोलते हैं। पीट जो है वो अगर पूरे तरीके से जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था वो पूरा का पूरा डीकंपोज हो गया है, जो भी प्लांट्स, डेड एंड डिकेड एनिमल्स, उसका जो भी पोर्शन सॉइल के अंदर था वो अगर कंप्लीटली डीकंपोज हो चुका है, तब हम बोलते हैं कि वो क्या है, पीट कहलाता है। और जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो फाइब्रस होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर, बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है उसे, तो हाईली कंप्रेसिबल होता है। ह्यूमस की अगर हम बात करें तो ऐसी जगह पर जहां पर भी कोई भी कचरा पड़ा रहता है या फिर कोई म्यूनिसिपैलिटी का डस्टबिन है उसके आसपास भी आप देख सकते हैं कि वो डस्टबिन के अंदर जो कचरा नहीं है जो बाहर गिरा देते हैं लोग, और जो ऑर्गेनिक नेचर का जो कचरा होता है, वेस्ट होता है, वो टॉप की सॉइल जो है उसके अंदर कुछ कुछ डिकम्पोज हुआ है, तो उसकी ऊपर ऊपर की सॉइल के अंदर जो आपको प्रेजेंस दिखती है उसकी, वो क्या कहलाता है, ह्यूमस। टॉप सॉइल इट कंटेन्स पार्टली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, कुछ कुछ डिकम्पोज हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, पार्टली डिकम्पोज्ड मैटर होता है। फिर उसके बाद बात आती है दोस्तों, ये थोड़ा सा डिटेल में आ जाता है और ज्यादा डिटेल में, मेनली आपको इतनी सॉइल्स जो है यहां तक आपको सारी याद रहनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां तक सारी सॉइल आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइप्स आते हैं लोएस। अब इनके नाम पता होने चाहिए आपको, ठीक है, एक एक डिटेल आपको नहीं याद रखनी है और ना ही एक एक डिटेल शॉर्ट नोट्स में नोट करनी है।
ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम्पल के तौर पे एओलियन सॉइल तो विंड से ट्रांसपोर्ट हुई, लोएस्ट एग्जाम्पल इसका, बस इतना याद रखते हैं। ये कहानियां एक बार आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपको अच्छे से याद रहने लग जाएंगी। अब एक बार आप, एक छोटी सी चीज आपने अक्सर ऑब्जर्व की होगी कि जब आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन करने जाते हैं और वो क्वेश्चन आप करते हैं तो आपको एकदम एक होता है कि बाय हार्ट याद होना, अब फ्रेंडली याद होना कि हाँ इसका तो ये आंसर फॉर श्योर ये है। तो वो तो चलो तब है जब आपने उस चीज को बहुत बार अपने हाथों से लिखा है, बहुत बार उसको रिवाइज किया है। कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप ये देख के क्लियरली बता देते हैं कि इसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि ए और सी ये वाले तो है ही नहीं, आंसर जो है वो बी और डी में से ही है। क्योंकि कुछ कुछ, और बी और डी में से ही क्यों है, क्योंकि इनमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है आपको कि ये बी वाला था या डी वाला था। और बहुत बार आप एक एक्यूरेट भी बता देते हैं कि इसका तो यही आंसर होगा। तो भले ही वो आपको बाय हार्ट याद नहीं था, लेकिन आपने उसको कहीं ना कहीं पढ़ा था, आपने उसको कहीं ना कहीं समझा था, तभी आप सेलेक्ट कर पाए कि इसमें से ये दो तो नहीं है, इन दोनों में से ही कुछ होगा। तो यही फर्क पड़ता है एग्जाम के अंदर भी जब हम करते हैं। तो एक होता है तुक्का मारना रैंडमली, एक होता है कि जो भी आपने पढ़ा है उसको एनालाइज कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रेजेंट है, तो उससे आपको वहां पर आंसर जो है वो सेलेक्ट करना होता है। सेम चीज यहां पर अप्लाई करनी है। आपको ये वर्ड बाय वर्ड सब कुछ नहीं याद करना, या फिर आपको ये वर्ड बाय वर्ड ये जो जितने भी कहानी लिखी हुई है ये आपको नहीं याद करनी। एक बार बस आपको इसको अच्छे से समझ लेना है, एक बार अच्छे से बस इसको पढ़ लेना है एग्जाम से पहले, तो ये अपने आप ही याद आ जाएगी। जैसे लोएस की अगर हम बात करें तो अ लूज डिपॉजिट ऑफ विंड ब्लोन सिल्ट दैट हैज बीन वीकली सीमेंटेड विद कैल्शियम कार्बोनेट एंड मोंटमोरिलोनाइट। लोएस इज फॉर्म्ड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स एंड स्टैंड्स इन नियरली वर्टिकल बैंक्स। तो जो भी लोएस है विंड से ट्रांसपोर्टेड है और बहुत ही छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही हल्के पार्टिकल्स होते हैं, लाइट सॉइल होती है। बस ये अपने आप ही याद रह जाएगा नोट्स में, या शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल नोट्स में तो आपको लिखना ही है इसको। फिर उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट इज टफ, तो छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं, विंड के द्वारा या फिर पानी के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। स्लाइटली सीमेंटेड वॉल्केनिक ऐश होती है, ये आपस में चिपके हुए या सीमेंटेड, स्लाइटली सीमेंटेड वॉल्केनिक ऐश, छोटे साइज के पार्टिकल, टफ जो कि पानी या फिर विंड से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ग्लेशियल टिल, जैसा कि नाम ही आपको बता रहा है, ग्लेशियर से डिपॉजिटेड होती हैं। अ मिक्सचर ऑफ बोल्डर, ग्रेवल, सैंड एंड क्ले डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर एंड नॉट ट्रांसपोर्टेड और सेग्रीगेटेड बाय वाटर। पर्टिकुलरली किसने ट्रांसपोर्ट किया है? ग्लेशियर ने ही ट्रांसपोर्ट किया है, पानी ने नहीं ट्रांसपोर्ट किया इसको। ग्लेशियर फॉर्म के अंदर ही वो सॉइल जो है वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट हुई है। फिर आता है हमारे पास वाव्ड क्ले। वाव्ड क्ले क्या होता है कि जो भी लेक्स होती हैं, लेक के अंदर जब पार्टिकल्स प्रेजेंट है, छोटे साइज के पार्टिकल जो हैं लेक्स के अंदर जो प्रेजेंट थे, वो धीरे धीरे सेटल होते गए उसके अंदर लेयर बाय लेयर, तब हम उसे क्या बोल देते हैं, वो क्या है, वाव्ड क्ले। Alternate thin layers of silt and clay deposited in freshwater glacial lakes by outwash from glaciers। ग्लेशियर से जो भी पानी आया उस पानी के साथ में जो छोटे साइज के पार्टिकल्स आए वो सेटल डाउन हुए उस लेक के अंदर लेयर बाय लेयर, जिसे हमने क्या बोल दिया, वाव्ड क्ले बोल दिया। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये वाव्ड क्ले जो है अलग अलग सीजन्स के अंदर डिपॉजिट हो रही है। यहाँ पर वार्म वेदर में डिपॉजिट हुई या फिर कोल्ड वेदर के अंदर डिपॉजिट हुई यहाँ पर। तो the silt is deposited in warm weather during heavy runoff and clay is deposited in cold weather during small runoff। Generally one band of silt and clay is deposited। जब वेदर गर्म था, गर्मियां थी, उस वक्त पानी ज्यादा बह के आ रहा था ग्लेशियर से, तो वो अपने साथ पानी के अंदर जो ज्यादा सिल्ट की क्वांटिटी लेके आ रहा था। क्योंकि वाटर फ्लो कर रहा था तो क्ले के पार्टिकल छोटे होते हैं, सस्पेंशन में ही रहेंगे, वो इतने जल्दी से सेटल नहीं हुए। और सिल्ट के पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो सिल्ट के पार्टिकल सेटल हो जाते हैं। अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सबसे बड़े आते हैं ग्रेवल, फिर उसके बाद आती है सैंड, फिर उसके बाद बात आती है किसकी, सिल्ट की, और फिर बात आती है क्ले की। तो सबसे छोटे क्ले के पार्टिकल हैं तो वो इजीली सेटल नहीं हुए। जब कोल्ड वेदर था, जब पानी जो है वो पिघल कर ग्लेशियर से कम कम वाटर आ रहा था, तो उस वक्त जो है क्ले सेटल हो गई। तो एक लेयर सिल्ट की गर्मियों में बनी, एक लेयर क्ले की सर्दियों में बनी। तो इस तरीके से लेयर्स जो हैं, थिन लेयर्स फॉर्म होते हैं किसके अंदर, वाव्ड क्ले में। तो अगर आपने ये बातें ध्यान से अब सुनी है तो आपको शॉर्ट नोट्स में ये पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लिखना भी हो तो वाव्ड क्ले, फिर उसके बाद हाइफन, लेयर्स, थिन लेयर्स ऑफ सिल्ट एंड क्ले डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियल वाटर, लेक्स के अंदर जो डिपॉजिट हो जाती है। उसके बाद आती है गंबू। गंबू क्या होता है, डार्क कलर्ड क्ले होती है, स्टिकी होती है। हार्ड पैन क्या होता है, अ लेयर ऑफ एक्सट्रीमली हार्ड कोहेसिव सॉइल दैट कैन बी हार्डली ड्रिल्ड विद ऑर्डिनरी अर्थ बोरिंग टूल्स। मतलब एक ऐसी सॉइल जिसको आप नॉर्मल अर्थ बोरिंग टूल से
उसको एक्सकेवेट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हार्ड पैन कहलाता है। कोल्यूवियल सॉइल ऑलरेडी बात कर चुके कि जो ग्रेविटी के कारण डिपॉजिट होके आ जाती है, कोल्यूवियल सॉइल कहलाती है। माइन टेलिंग्स, सिल्ट साइज्ड मटेरियल रिजल्टिंग एज वेस्ट आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम नेचुरल रॉक। तो जो भी आप माइंस से जो भी एक्सट्रैक्शन करते हैं, मिनरल्स निकाल लेते हैं वहां से, तो उसके बाद जो बच जाती है सॉइल, वहां पर जो कंपोनेंट्स बच जाते हैं, दे आर नोन एज माइन टेलिंग्स। अब उसके बाद बात आती है सॉइल वाटर रिलेशनशिप की, कि सॉइल जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, या सॉइल वाटर रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करेंगे तो चलिए, तो सॉइल वाटर रिलेशनशिप समझेंगे हम यहां पर कि सॉइल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, और फिर उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ये जो हम जनरली पढ़ते हैं ना, सॉइल वाटर रिलेशनशिप पढ़ा, फिर उसके बाद इनके किस क्या सिंबल है, क्या वॉइड रेशियो है, क्या एयर कंटेंट है, और ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। पहले हम एक और चैप्टर जो है सॉइल जो एक्सप्लोरेशन वाला वो पढ़ेंगे, कि सॉइल को एक्सप्लोर कैसे किया, कैसे उसको हम देख रहे हैं, कैसे उसके सैंपल्स ले रहे हैं हम, और फिर उसके बाद हम आएंगे इन चीजों के ऊपर कि उसको अब पढ़ना कैसे। तो बिल्कुल एकदम सीक्वेंस से चलेंगे। कैसे वाले सीक्वेंस से चलेंगे कि हम गए फील्ड के ऊपर, ठीक है, हम गए फील्ड के ऊपर और फील्ड पे जाके हमने यहां से कोई सॉइल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर ली है। अब वो एक्सट्रैक्ट कैसे की है, किस मेथड से की है, किस तरीके से हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया है, फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या क्या टेस्ट करने हैं, हम वहां से चीजें जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये जस्ट आज हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन था। मोर इंपॉर्टेंट इसमें क्या था, आपको ये बताना कि कौन सा सब्जेक्ट शुरू हो रहा है और हमारा ओवरऑल स्केड्यूल जो है वो स्केड्यूल हमारा क्या है। तो हमारा स्केड्यूल कुछ इस तरीके से है। सिविल 101 9 AM के ऊपर हमारा जो सेशन है, इसी को यूट्यूब पर मंडे टू फ्राइडे हम पढ़ेंगे। सेम प्रैक्टिस सेशन शाम को 8 बजे की स्पेशल क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे हम इसी का प्रैक्टिस सेशन। प्लेनेट गेट चैनल पर 4 बजे हम कोई एक सब्जेक्ट जो है, डेली एक सब्जेक्ट लेंगे जिसके गेट के क्वेश्चन जो है हम वहां पर करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आज 12